binding energy not a fair comparison? Why is binding energy not a fair comparison? Why is binding energy not a fair comparison of nuclear strength? ये है जी सवाल। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ का फेयर कंपैरिजन क्यों नहीं है? अब मेरी बात सुन लो। असल में होता ये है कि फर्ज करें अगर मैं आपसे पूछूं दो बिल्डिंग्स पे सेम सीमेंट लगा है, बताओ कौन सी बिल्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी? तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे, अच्छा आप ये बताएं दोनों बिल्डिंग्स में से रूम किस में ज्यादा है, या दोनों बिल्डिंग्स में से ब्रिक्स किस में ज्यादा है? आप देखो एक बिल्डिंग है उसकी है 22 फ्लोर्स, एक बिल्डिंग है उसमें सिर्फ 2 कमरे, दोनों पे सेम सीमेंट लगा दी। तो बेटा सुन तो लो ना, जिसमें 22 फ्लोर्स हैं और 100 कमरे हैं, उसमें पर कमरा सीमेंट कितना आएगा? अगर फर्ज में 2 कमरों पे सीमेंट लगाते हैं बहुत ज्यादा। बेटा आपको फेयर कंपैरिजन के टूवर्ड्स जाना है। आप 2 कमरों की बिल्डिंग को 22 फ्लोर्स की बिल्डिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कैसे अप्लाई होगा? एक न्यूक्लियस में है 4 न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियस में है 8 न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियस में है फर्ज करें 238 न्यूक्लियॉन्स। तो सबकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो तो ओवरऑल है ना, तो पर न्यूक्लियॉन कितना मिली है, उसमें कितना यूज हुई, वो तो हमने कैलकुलेट नहीं की। प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट जो न्यूक्लियस होते हैं उनके न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियाई आर द बिल्डिंग्स व्हिच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ब्रेक्स। तो न्यूक्लियाई क्या बन जाएंगे? बिल्डिंग्स बन जाएंगे, और उनके न्यूक्लियॉन्स क्या बन जाएंगे? ब्रेक्स बन जाएंगे। अगर आप ओवरऑल सीमेंट बताएंगे तो इट विल नॉट वर्क। आपको बताना है सीमेंट पर ब्रेक, ठीक है? अगर आपको बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बतानी है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हर एक ब्रेक को कितना सीमेंट मिली। अगर फर्ज करें एक बिल्डिंग में 1 मिलियन ब्रेक्स और दूसरी बिल्डिंग में 1000 ब्रेक्स, और दोनों को आप सेम सीमेंट लगा दें, तो मिलियन ब्रेक्स वाली बिल्डिंग तो गिर जाएगी, वो तो स्ट्रांग नहीं होगी। 1000 वाली को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। तो जब आप ओवरऑल बताएंगे इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू गो फॉर सीमेंट पर ब्रेक। जिस तरह आपने वहां पे जाना है सीमेंट पर ब्रेक पे अगर स्ट्रेंथ बतानी है, तो यहाँ पे आपने जाना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। आपने किस पे जाना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। इसका आप आंसर लिखें। आप लिखें डिफरेंट न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ different nuclei have different number of have different number of nucleons. Different nuclei have different number of nucleons. तो different nuclei में nucleon, that's why overall binding energy, that's why overall binding energy will not give a fair comparison, will not give a fair comparison of nuclear strength. तो बेटा अगर आप ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर भी लें तो आपको फेयर कंपैरिजन नहीं मिलेगा। नजर आ गई बात समझ? तो अगर आपको चाहिए फेयर कंपैरिजन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो लिखो, फॉर फेयर कंपैरिजन यू हैव टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, binding energy per nucleon must be calculated, बिल्कुल पूछो। बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी होती है जब कोई न्यूक्लियस बनता है। तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, जिस तरह केमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी होती है, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी न्यूक्लियस, हाँ ये वही वाली बाइंडिंग एनर्जी है। अच्छा देखो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी per nucleon must be calculated to make a fair comparison, समझाएंगे ना हम आपको। To make a fair comparison
of nuclear strength, fair comparison of nuclear strength। ठीक, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला क्या होगा? देखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन will be equal to total binding energy divided by nucleon number। तो बच्चों अगर आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर देंगे न्यूक्लियन नंबर से तो आपको क्या मिल जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी पर जी बेटा, न्यूक्लियन नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मेरी बात सुनो, अगर सोडियम की बात करते हैं, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फॉर एग्जांपल, क्योंकि न्यूक्लियस की बात होगी Na1123, तो उसमें हम ये करेंगे कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर देंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय इसका जो भी है न्यूक्लियन नंबर, जो कि इस एग्जांपल में 23। तो अगर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी को 23 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अंडरस्टूड? टोटल बाइंडिंग एनर्जी वो गिवन हो, ठीक है। उसके चक्कर में वो प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे, उसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। जो आपने समझना है वो ये है, पहला सवाल व्हाई नॉट बाइंडिंग एनर्जी, दूसरा सवाल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालेंगे। तो ये उसी तरह से है जिस तरह आप सीमेंट जो टोटल यूज हुआ है उसको ब्रेक्स पे डिवाइड कर दे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक ब्रेक को कितना सीमेंट मिला, और उससे असल में पता चलेगा कि बिल्डिंग गिरेगी या रुकेगी। ठीक है जी। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, इसका जो डेटा हमारे पास है वो पहले से ही हमारे पास है। वाई एक्सिस पे आप लिखेंगे जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये डाटा पहले डिवेल्प हो चुका है, और ये डाटा कैसे डिवेल्प हुआ है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपने जानना है तो इसमें दो चीजें यूज हुई हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर्स और एस्ट्रोफिजिक्स। जो रेडिएशन आती हैं डिफरेंट स्टार्स से और उन पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी बेसिस पे हम देखते हैं। असल में स्टार्स पे हो रहा होता है फ्यूजन रिएक्शन, और हमेशा जो है वीकर एलिमेंट्स कन्वर्ट होते हैं स्ट्रॉन्गर एलिमेंट्स में। तो हमने देखना ये होता है कि स्टार की लाइफ के साथ साथ कौन सा एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है तो हमेशा वीकर एलिमेंट कन्वर्ट होता है स्ट्रॉन्गर एलिमेंट में, और जो आखिरी एलिमेंट बनेगा जिसपे स्टार जाके डेड हो जाएगा, वो मतलब जब फ्यूजन फर्दर नहीं हो सकता, दैट वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट। समझ आ गई बात? मतलब ये है कि स्टार जो है वो ओवन की तरह वर्क कर रहा होता है, और वो और ज्यादा मतलब ब्रिक्स की तरह पक्का हुआ जा रहा होता है। तो जितना टाइम गुजरता जाता है स्टार के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो और स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। तो बेटा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि इट्स नॉट इन सिलेबस, मैं सिर्फ ये इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो पार्टिकल एक्सीलरेटर्स का डाटा, और दूसरा डाटा कहाँ से लिया हुआ है? स्टार या एस्ट्रोफिजिक्स से। इन दोनों को मिक्स करके ये पूरा कर्व, ये सारी स्टडी बनी हुई है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने बेसिक आइडियाज देखने हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बना हुआ है किसके साथ? न्यूक्लियन नंबर के साथ। इस ग्राफ का पर्पस क्या है? ये आपको बताएगा कि न्यूक्लियन नंबर के साथ जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, वीकर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। ठीक है जी। इसका जो आपके पास कर्व है या ग्राफ है वो है बच्चों, आपके पास ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में जो पीक बन रहा है, ये जो पीक पे एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसका जो नीचे वाला नंबर है इट इज 56। इसका नीचे वाला नंबर क्या है? 56। इसका नीचे वाला नंबर है 56, और इसके पीक पे जो एलिमेंट है इट इज Fe, और ऊपर वाला नंबर है 56 और नीचे वाला नंबर है बच्चों इसका 28। सो इट इज Fe 2856। नजर समझ आ गई इसकी? देखो ये कर्व बनी हुई है, इस कर्व में जो पीक पे एलिमेंट है वो आयरन है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टार आयरन में कन्वर्ट हो गया तो फर्दर वो आगे फिर ब्राइटनेस नहीं दे स्टेट है, या इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एलिमेंट जो आप बना सकते हैं। इसके बाद फिर फर्दर कन्वर्जन नहीं हो सकती। आयरन, हाँ जी। Fe56 is the strongest nucleus discovered up till now. यानी सर क्या नाम है, हम लोग जो मेटल्स होते हैं उसको दूसरे
यानी कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू आप आर्टिफिशियली एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, जो जो वो थे अल्केमिस्ट थे, उन्होंने गोल्ड को, असल बात यह है कि गोल्ड बनाया जा सकता है आर्टिफिशियली, लेकिन डायमंड की प्राइस है। गोल्ड आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है लेकिन डायमंड की प्राइस पे। अगर आपने बनाना है तो बना लो। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, गोल्ड का जो रेट है, फर्ज करें आपको गोल्ड के पैसे मिल रहे हैं उतने गोल्ड के 2 लाख, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है अगर वो 1 करोड़ है तो आप बनाओगे। सो इफ यू थिंक कि गोल्ड को नहीं बनाया जा सकता, तो इट्स नॉट दैट, बनाया जा सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आप न्यूक्लियर रिएक्शन यूज करेंगे, तो द प्रोसेस विल बिकम यूजलेस। कोई भी प्रोसेस जो आपके पैसे नहीं बचाता वो आपके लिए यूजलेस होता है। पानी पे भी गाड़ी चल सकती है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे उनका कॉस्ट फ्यूल से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आपने पानी पे गाड़ी चलानी है तो आपको एफिशिएंसी लेके आनी है ना, पैसे बचाने हैं। अब फर्ज करेंगे पानी पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रोड्स जो यूज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रोड जो है उनकी कीमत, अगर उस पानी वाले जो आप फ्यूल के पैसे बचा रहे हैं, फ्यूल के जो आपने पैसे बचाए उससे ज्यादा पैसे इलेक्ट्रोड पे लग गए, कोई फायदा आएगा उसका? अच्छा बेटा फ्लूल बातें नहीं, इस पे वापस आ गए। FE56 बेटा वन टाइम नहीं होता, जब वन टाइम लगता है ना वो पूरे पैसे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, फर्ज करें आपने साल में जो पैसे सेव किए, मैं हाइब्रिड बैटरी की बात नहीं कर रहा, मैं टोटली पानी की बात कर रहा हूँ। यही रोला होता है, वो उधर उधर का उधर ही आ जाता है काम। अच्छा देखो 2856 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। तो Fe56 जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियस दैट वी कैन हैव। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे, इससे वीकर होंगे। इसके बॉटम पे क्या होगा, 1H1, और 2He4 कहां पे होगा अगर आप बनाना चाहें? अच्छा, प्रोटियम ड्यूटियम, नहीं नहीं, मुझे एक बात बताओ, किसी भी अक्लमंद बंदे से पूछो कि 1 कहां पे होगा, 2 कहां पे होगा, 3 कहां पे होगा, हर बंदा ये बात लगा सकता है। बेटा मैं 1 2 3 लगा रहा हूं और कुछ नहीं लगा रहा। ये हाइड्रोजन जो है उसके आइसोटोप्स है ना, 1H1 1H2। और यार ना लगाओ, क्या मसला है, ये लो खत्म कर दिया। अब ठीक है, छोटा एलिमेंट यहां पे होगा बेटा, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन नंबर। ठीक है, और ये ड्राइंग इस तरह चल रही है, एलिमेंट्स बड़े होते जा रहे हैं, नजर अब समझ आ रही है? एलिमेंट्स बड़े होते जा रहे हैं, एलिमेंट्स और बड़े होते जा रहे हैं, एलिमेंट्स और बड़े, इससे ऊपर मैंने स्ट्रॉन्गर नहीं कहा, मैंने स्ट्रॉन्गर कहा है, मैंने साइज की बात नहीं की। एक बार फिर से सुन लो, आयरन जो है उसका साइज सबसे बड़ा नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी है। जब आप आयरन से और बड़े एलिमेंट्स पे जाएंगे तो स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। तो आयरन जो है वो सबसे न्यूक्लियर फिजिक्स में द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट दैट वी कैन हैव, द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियस दैट वी कैन हैव इज आयरन। लेकिन जब आयरन से आगे जाएंगे तो न्यूक्लियन नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस और बड़े होते जाएंगे ना, ये मैंने एक इंप्रेशन बनाया हुआ है। तो Fe56 से आगे जाएंगे तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी, पीछे जाएंगे तो भी कम होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, Fe56। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा आगे चलने दो, क्या चीज, ये सारा कुछ सिलेबस में। अच्छा इसके नीचे लिख दो Fe56 is the strongest discovered, अगर मैं एग्जिस्टेंट कहूं तो वो रॉन्ग होगा, बिकॉज हो सकता है कोई और अभी तक डिस्कवर ना हुआ। Fe56 is the strongest discovered nucleus up till now। हाँ जी, कैसे? न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा अब अगर हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल ऊपर की डायरेक्शन में यूं, तो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, लेबल कर दो। न्यूक्लियर स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बढ़ने से न्यूक्लियर स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। और अगर हम आगे की डायरेक्शन में नीचे जा रहे हैं तो उस केस में न्यूक्लियर स्ट्रेंथ इज अगेन डिक्रीजिंग। तो इस पे भी लेबल कर दो और इस पे लिख दो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, इस तरफ जाते हुए न्यूक्लियर स्ट्रेंथ
is decreasing. तो बेटा ऊपर जाएंगे तो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और नीचे आएंगे तो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ कम होगी। अब इसका रोल क्या होता है, इसके सवाल क्या होते हैं? किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, वो डिसाइड होता है इस कर्व की बेस पे। अब मैं समझाता हूं कैसे। अगर आपने डिसाइड करना है कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, यू डिसाइड बाय, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, हेडिंग दो, using the curve of binding energy per nucleon, using the curve of binding energy per nucleon to decide whether a nuclear reaction will release energy or it will absorb energy. Will release energy or it will absorb energy. तो बेटा उस कर्व को यूज करके हम कैसे बताएंगे कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगा या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। शुरू करते हैं। तो यूजिंग द कर्व फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टू डिसाइड whether a nuclear reaction will release energy or it will absorb energy। दे दी हेडिंग, एग्जांपल्स करेंगे तो ही बात समझ आएगी, लेकिन पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। लिखो, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, या बाइंडिंग एनर्जीज भी लिख सकते हो, इफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स are greater than binding energies of reactants, if binding energies of products are greater than the binding energies of reactants, the energy will be released। ये बिल्कुल केमिस्ट्री वाला रूल है। अगर जो बॉन्ड बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगे, अगर प्रोडक्ट्स के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बेटा केमिस्ट्री में आपने ये सीखा हुआ है कि अगर तो होंगे प्रोडक्ट के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर तो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक और एनर्जी होगी रिलीज। आपने ये ओ लेवल में सीखा। तो वही वाला प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा। प्रिंसिपल क्या होगा, अगर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी तो उसका आउटकम ये होगा कि एनर्जी होगी रिलीज। द एनर्जी विल बी, ना बेटा जो मैं कह रहा हूँ बस वो समझो, अगली बात पे ना जाओ। अगर आपने कुछ पहले से पढ़ा हुआ है तो वो यहाँ पे सबको कंफ्यूज ना करो, वो बात अभी नहीं हो, अभी इसकी बात करो बस। If binding energy of products is greater than binding energy of reactants, the energy will be released। बेटा इससे ज्यादा अभी यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। And vice versa। बच्चों अगर मैं कोई चीज नहीं बता रहा तो मैं डिस्कस ना किया करो। हाँ बेटा बताओ। सर इससे पहले क्या किए? मैंने अभी ज्वाइन किए। बेटा इससे पहले हमने जी बेटा ये हमने किया, मैं बताता हूँ। ये हमारा पहला पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? बेटा हो गया? बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा ये हमारा पहला पेज है बेटा, ये हमारा दूसरा पेज। आज हमने किया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पहले हमने ये सीखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों कैलकुलेट करते हैं, व्हाई नॉट बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद हमने ये कर्व बनाई है जिसपे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है न्यूक्लियन नंबर के साथ। अब हम ये सीख रहे हैं बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा? जी सर ले लिया। बेटा अच्छा अब बेटा अब यहाँ पे आ जाओ। अगर प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर कम होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब आगे चलते हैं सर। अब लिखो एग्जांपल। जी रियान। सर इसमें से वैल्यू को कंसीडर करना है या साइन भी देखना होगा, क्योंकि आपने फार्मूला में बेटा मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 1 लिखो। एग्जांपल नंबर 1 में लिखो बेटा सिर्फ वैल्यू को कंसीडर करेंगे, सिर्फ वैल्यू।
आप लिखें x, आप लिखें x 20, 1 सेकेंड, x 5 11 प्लस y 10 22, इससे एक एलिमेंट बन गया, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन। z और इसके नंबर्स हो गए 15 और 33। आपको प्रिंसिपल सीखना है, एलिमेंट्स कौन से हैं, क्या क्या है वो आपने नहीं देखना, बस क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, इज एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो x का न्यूक्लियस y के न्यूक्लियस से मिलके क्या बना रहा है, z का न्यूक्लियस, और आपने बताना क्या है, इज एनर्जी रिलीज्ड, सर इज रिलीज एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड। बेटा ये तुक्के मारने की क्लास नहीं हो रही, मुझे कॉन्सेप्ट समझाने दो। सर इज वो एनर्जी, 1 रहना तो एनर्जी रिलीज होगी ना। बेटा रुक जाओ ना, थोड़ा सा रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा देखो बना दिया ये, बेटा इस तरह नहीं होता, वेट करो बच्चों, अगर आपको नहीं पता कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज है तो बीच में शुरू ना हो जाया करो। अब देखो, अब ये है, ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम पता नहीं कौन सी अपनी कोई नई फिजिक्स बनाने पे लगे हो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वेट कर लिया करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एक्स एक्सिस पे होगा न्यूक्लियन नंबर। बेटा इसका एक ही मेथड है, वो ये कि आपने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको कर्व के ऊपर उनकी पोजीशन मार्क करनी है। अब ये मेथड एक बार सीख लो, आपने ये नहीं देखना बन रहा है टूट रहा है, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है बेटा वो जो था ना वो आइसोलेटेड पार्टिकल्स के साथ था, ये सारे न्यूक्लियस हैं। जब सब के सब न्यूक्लियस हैं और आपको न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है तो आपने ये करना है कि आपने जितने भी न्यूक्लियस हैं उनकी पोजीशन मार्क करनी है। सबसे पहले आप मार्क करेंगे x11, फिर 22 इससे बड़ा होगा, फिर आप मार्क करेंगे y22, फिर आप मार्क करेंगे z फर्ज करें 33। ये मैंने किस तरह मार्क किया, मैंने 56 को रेफरेंस लिया हुआ है और आपने भी 56 को रेफरेंस लेना है। बेटा बात है सीधी, पीक पे है Fe 56, उसके हिसाब से सारे मार्क करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट हायर अप होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर प्रोडक्ट लोअर होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, या ज्यादा आसान जबान में, अगर रिएक्शन आयरन के टूवर्ड्स जाएगा तो एनर्जी होगी रिलीज, अगर रिएक्शन जाएगा आयरन से अवे तो एनर्जी होगी एब्जॉर्ब। अब x प्लस वाई मिलके क्या बना रहे, z, क्योंकि x प्लस वाई मिलके z बना रहे, इन दैट केस एनर्जी क्या होगी, लिखो द प्रोडक्ट z has the product which is z here, the product z has more binding energy, the product z has more binding energy per nucleon, that's why the reaction will release energy, that's why the reaction will release एनर्जी। अब बच्चों ये बताओ, अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो उसको लिखेंगे किस साइड पे? बच्चों जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लिखेंगे, क्योंकि जो चीज बनती है वो प्रोडक्ट होती है, जो भी चीज बना करेगी उसको हम किस में लिखा करेंगे, प्रोडक्ट्स में लिखा करेंगे। अगर एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्टेंट्स में लिखेंगे। बेटा अगर एब्जॉर्ब होगी एनर्जी तो वो इनपुट है, अगर रिलीज होगी तो वो आउटपुट है। जो एनर्जी बनेगी वो आउटपुट है ना, तो जो एनर्जी, जो चीज बनी वो प्रोडक्ट्स में और जो चीज यूटिलाइज हुई वो रिएक्टेंट्स में, बस ये रूल। एनर्जी अगर तो आपने यूज की है तो फिर वो रिएक्टेंट में है, अगर एनर्जी बनी है तो। अच्छा अब इस रिएक्शन में क्या हुई है बेटा, 1 सेकेंड, अब इस रिएक्शन में कन्वर्जन क्या हुई है, मैस टू एनर्जी या एनर्जी टू मैस? इस रिएक्शन में क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो मैस टू एनर्जी कन्वर्जन हुई है, तो मैस कन्वर्टेड टू एनर्जी। बेटा अपना सवाल पूछो। सर जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है? हाँ, ये जो एनर्जी की वैल्यूज हैं, ये एनर्जी की वो वैल्यूज नहीं है जो वो पोजेस करता है, ये वो वैल्यूज हैं जो उसने रिलीज कर दी है।
बेटा ये जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं ये वो वाली हैं जो हर न्यूक्लियस ने अपने बनते हुए या टूटते हुए, अच्छा जो तुम कहना चाह रहे हो वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बस एक सेकंड रुक जाओ। मैस कन्वर्टेड टू एनर्जी, वैसे मैं इतना डेप्थ में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर तुमने पूछ लिया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेटा ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये क्या बता रही हैं, चलें ये मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा सिर्फ एक सेकंड, ये जो वैल्यूज हैं ये वो वाली वैल्यूज हैं जो न्यूक्लियस के बनते हुए या टूटते हुए रिलीज या एब्जॉर्ब होंगी। अब आप ये समझो कि रिएक्टेंट के जो न्यूक्लियस हैं वो जब ब्रेक होंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ये अपनी एनर्जी करेगा एब्जॉर्ब। अब फर्ज करो एक्स की यहाँ पे जो वैल्यू है, ये समझने के लिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू 10 थी। अच्छा ये जो वैल्यू थी फॉर एग्जाम्पल ये थी वैल्यू 20, और कुछ कैलकुलेशंस में गलत करूंगा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, मैंने सिर्फ बात समझानी है, मैं कैलकुलेशंस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। और इसकी थी फर्ज करो 30 की, ठीक है रियान। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स जो है वो रिएक्टेंट में है, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर टू बी ब्रोकन। अब अगर एक्स को आप तोड़ना चाहते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज दैट वैल्यू जो आपको देनी पड़ेगी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। रिएक्टेंट के न्यूक्लियस टूटेंगे या बनेंगे, बताओ जरा। रिएक्टेंट्स के न्यूक्लियस टूटेंगे, रिएक्टेंट्स आर टू बी ब्रोकन, प्रोडक्ट्स आर टू बी फॉर्म। अब क्योंकि रिएक्टेंट्स ने ब्रेक होना है तो एक्स की जो वैल्यू 10 है वो 11 से मल्टीप्लाई होके एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके 11 न्यूक्लियन है। बेटा ये इस तरह चल रहा है, हर एक न्यूक्लियन के लिए चाहिए आपको 10 और न्यूक्लियन है 11, तो कितनी चाहिए एक्स को? एक्स को उसके आइसोलेटेड पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू न्यूक्लियन नंबर। तो एक्स के हर एक न्यूक्लियन के लिए वाई एक्सिस देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो उसके न्यूक्लियन है 11, तो टोटल कितना चाहिए 110। आपको 110 एनर्जी चाहिए जो भी यूनिट है उसमें एक्स को ब्रेक करने के लिए। बेटा रुक जाओ थोड़ा सा, 10 उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ग्राफ किस चीज का बना हुआ है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। बेटा एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एग्जांपल 10 है, वाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एग्जांपल 20 है, जी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एग्जांपल 30 है। अब जो रियान तुमने मुझसे सवाल पूछे उसके हिसाब से एक्स को हमें ब्रेक करना है तो आगे बात समझ आ गया आपने। वाई जो है बेटा जो सिलेबस में नहीं है उस पर मैं डिस्कशन भी नहीं करूंगा। अब जो वाई है उसका है जी कितना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, 20 इंटू 22। सिलेबस का बाहर का कोई कुछ पूछेगा मैं बेइज्जती करके चुप कर जाऊंगा, आंसर नहीं करूंगा। अच्छा अब जी जो है, मुझे फिजिक्स पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, बस एग्जाम का पढ़ो चुप करके। ये बन जाएगा 33, और आजकल के बच्चों की जो औकात आ रही है वो एग्जाम का पढ़ लें, यही बड़ी बात है। 33 माइंड ना करना लेकिन बात सच्ची है। 33 इंटू 30, अब ये हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा रियान अब समझो, देखो हर जो न्यूक्लियस है वो अपनी टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या करेगा, या एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। रियान असल में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये वो वाली वैल्यूज हैं जो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए या उसके एनर्जी पर न्यूक्लियन 10 थी, तो हमें उसे कितना देनी पड़ी, उसके न्यूक्लियन है 11 टाइम्स 10, तो एक्स ने 110 जो वैल्यू थी वो एब्जॉर्ब कर ली। क्यों लिखा है इसको प्लस, फर्ज करें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये इसने एब्जॉर्ब किया, इसने एब्जॉर्ब किया 20 इंटू 22, आई थिंक ये 440 आ जाएगा, 440, और ये भी प्लस, जो एब्जॉर्ब हुआ वो प्लस। अच्छा इधर आ जाओ, 30 इंटू 33 कितना आ जाएगा, 990 ना, तो इसने 9 करते हैं। जो रिएक्टेंट होते हैं वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अब टोटल एब्जॉर्ब कितना हुआ बेटा, टोटल एब्जॉर्ब हुआ 550 और टोटल रिलीज हुआ 990। तो ओवरऑल जो एनर्जी रिलीज हुई ये जो आपने लिखी हुई है ये है जी आपके पास नेगेटिव 440। कितना हुई, नेगेटिव 440। अब मैं बहुत आसान जबान में बता देता हूँ, रिएक्टेंट्स आर टू बी ब्रोकन एंड दे एब्जॉर्ब द एनर्जी दैट इज नीडेड टू बी ब्रोकन, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनेंगे, जब प्रोडक्ट्स बनेंगे तो वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करेंगे। रिएक्टेंट अपनी बाइंडिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोडक्ट्स अपनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करेंगे। बच्चों अंडरस्टूड? रियान आ गई समझ? यस सर। चलो अब आ जाओ आगे।
अच्छा, आपको ये लंबे काम नहीं करने, आपको सिर्फ ये देखना है कि रिएक्टेंट ऊपर है या प्रोडक्ट ऊपर है, ठीक है, आसान काम है। अब आप आ जाएं एग्जांपल 2 पे। एग्जांपल 2 में देखें, अगर तो एग्जामिनर कैलकुलेशन का कहेगा फिर तो सारा काम करेंगे। अगर एग्जामिनर सिर्फ ये पूछेगा बताओ रिलीज या एब्जॉर्ब, फिर कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे ना, फिर तो सिंपल काम है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2 लिखो। लिखो A 40 और ऊपर लिख दो बच्चों 100, प्लस लिखो B 52 और ऊपर लिख दो 138, और इससे आपने बनाया C 92 और 238, और लिखो एनर्जी। बेटा मैंने तुक्के मारने से मना किया। विल द अबव न्यूक्लियर रिएक्शन रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी। अच्छा रियान, अब जिस तरह तुम कह रहे थे ना, ये भी फॉर्मेशन है वो भी फॉर्मेशन है, तुम्हारे प्रिंसिपल को अगर फॉलो करें। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियस है सारे, ये फॉर्मेशन नहीं है, ये इंडिविजुअल न्यूक्लियस, ये असल में फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है जहाँ पे ज्यादा सारे न्यूक्लियस मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, मैं लिखवाऊंगा आगे। तो बस आपने अपना काम करना है, कर्व के ऊपर देखो पोजीशंस क्या है, आपने कोई और कहानी नहीं करनी, बस क्या करना है, कर्व के ऊपर पोजीशंस देखो। जब आप कर्व पे देखेंगे पोजीशंस, बेटा अगर आइसोलेटेड पार्टिकल से न्यूक्लियस बनेगा तो वो तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, ये तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बन रहा है, दो न्यूक्लियस रिएक्टेंट में है और एक न्यूक्लियस प्रोडक्ट में। तो अब सबसे पहले आप करेंगे, मैं सोच ही भी रहा था ये ध्यान आइसोलेटेड भाई पार्टिकल्स। तो आपने वो नहीं सोचना ना, बाइंडिंग एनर्जी हम्म। पर न्यूक्लियन ये आइसोलेटेड नहीं है ना, ये न्यूक्लियस है सब, सही। न्यूक्लियन नंबर। अच्छा अब आपने करना क्या है, अब आपके पास जो कर्व है अवेलेबल, उस कर्व के ऊपर पोजीशंस मार्क करनी। चलें जी, हमने ये कर्व बना दी, इस कर्व के ऊपर अगर हम पोजीशंस लगाते हैं, इसके पीक पे होगा बच्चों Fe 56, इसके पीक पे क्या होगा, Fe 56 बना दिया। अच्छा अब इसके पीक पे होगा Fe 56, और अब एलिमेंट्स की पोजीशन मार्क करो। बेटा मैं बनाऊंगा A को, मैं बनाऊंगा यहाँ पे, इसका नंबर है 100, B थोड़ा नीचे होगा, असल में जो नंबर्स चल रहे हैं वो यूं चल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 100 होगा अगर तो 138, यहाँ पे होगा 238, न्यूक्लियन नंबर एक्स एक्सिस पे, तो राइट पे जा रहे हैं हमारा ग्राफ, 100 यहाँ पे है तो B 138 भाईजान होगा यहाँ पे, और जो C 238 है वो होगा यहाँ पे। तो रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, आयरन से दूर, Fe से दूर जा रहा है। अब अगर रिएक्शन Fe से दूर जाएगा तो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब समझ आ गई बात, बस इतनी सी बात है, कोई रट्टे कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने एलिमेंट्स की पोजीशंस लगानी है, अगर रिएक्शन Fe के टूवर्ड्स जा रहा है 56 याद रखना है, अगर 56 के टूवर्ड्स जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उससे दूर जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब अगले पेज पे मैं रट्टे वाला पूरा शॉर्टकट लिखवा दूंगा जिसको आप रट लो। बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी, तो वही कर रहे हैं ना, तो बेहतर नहीं, कर्व बना लिया, ज्यादा अकलमंदी नहीं, कर्व बना लिया। अच्छा बच्चों यहां पे लिखो द प्रोडक्ट C has less binding energy per nucleon. The product C has less binding energy per nucleon, so the reaction will क्या जी, release या absorb? So the reaction will absorb energy. तो in that case जो reaction है जी वो energy absorb करेगा, release नहीं करेगा। बच्चों क्लियर? थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, क्या थोड़ा सा रुक जाओ ना, इस तरह ना करो, मैं देख रहा हूँ टाइम, अभी 3 मिनट पड़े हैं, इस तरह ना किया करो। हो गई ये बात? अच्छा अब आप जरा आ जाएं अगले पेज पे, ये सिर्फ 2 मिनट की बात है लेकिन बड़ी यूजफुल बात है।
असल में जो फिशन या फ्यूजन होता है वो आयरन के किस साइड पे हो रहा है वो डिसाइड करता है कि एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। फर्ज करें जी दो मिलके जब एक बनाते हैं वो होता है फ्यूजन। अगर फ्यूजन हो रहा है इस साइड पे, फर्ज करें जी आपके पास है A2 प्लस B7 और उससे बन रहा है C9, तो ये रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगा। यस और नो? आप खुद सोच के देखो, दो छोटे मिलके एक बड़ा बना रहे हैं लेकिन आयरन के लेफ्ट साइड पे बना रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कंक्लूजन क्या बन गया, आयरन से पहले अगर फ्यूजन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। 56 से छोटे एलिमेंट्स अगर फ्यूजन करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझ आ गई बात? अच्छा, अब अगर यही रिएक्शन हम वापस कर दें, फर्ज करें जी आपके पास है X और उसका नंबर है 50 और वो ब्रेक हो जाता है Y प्लस Z में और उनके नंबर्स हैं 20 और 30। ये पोजीशन मैंने ठीक लगा दी ना, इसी तरह जाएगा ना। अब ये रिएक्शन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब है आयरन से पहले जो होगा फिशन और जो होगा फ्यूजन, उसमें से फ्यूजन एनर्जी रिलीज करेगा और फिशन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसने एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब। आप समझिए ये बात। सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं? नहीं ना, एनर्जी एब्जॉर्ब। और जो उधर फ्यूजन है वो क्या करेगा, एनर्जी, इसने एनर्जी रिलीज की। अब आयरन के राइट साइड पे आप खुद देख लो, इसी तरह अगर 56 से बड़े एलिमेंट्स लेंगे तो फर्ज करें जी आपके पास था P, लेट्स सपोज 80 प्लस Q, तो बेटा कर रहे हैं ना राइट पे, अब जा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, तुम करके देख लें बेटा। जब दो मिलके एक बनाएंगे तो बड़ा बनेगा, जब एक टूटेगा तो दो बनेंगे, जहरी सी बात है। अब रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियॉन नंबर के हिसाब से चलेगा ना। अगर फर्ज करें फ्यूजन होगा तो वो राइट पे मूव करेगा, ये तो रिएक्शन ओरिजिन की तरफ वापस नहीं आएगा। जब बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट बनेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा ना, न्यूक्लियॉन नंबर के हिसाब से। बेटा न्यूक्लियॉन नंबर के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ऐसा हो सकता है कि फिशन राइट पे जाए, बेटा पॉसिबल ही नहीं है। बड़े से जब छोटे बनेंगे तो वो लेफ्ट पे नहीं होगा रिएक्शन, और जब छोटे मिलके बड़ा बनाएंगे तो रिएक्शन राइट पे होगा। ये सिंपल सी बात है बेटा। जब छोटे छोटे एलिमेंट मिलके बड़ा एलिमेंट बनाएंगे तो रिएक्शन राइट पे प्रोसीड करेगा ना, और जब बड़े एलिमेंट को ब्रेक करके छोटे एलिमेंट्स बनाएंगे रिएक्शन लेफ्ट पे प्रोसीड करेगा, चाहे वो जिस जगह पे मर्जी हो रहा है। अच्छा, अगर आप ये कहें कि आयरन के दोनों साइड पे हो सकता है, नहीं हो सकता। या तो पूरा रिएक्शन आयरन के लेफ्ट पे होगा या आयरन के राइट पे, दोनों साइड्स पे कम से कम आपके सिलेबस में नहीं। अच्छा, अब P है 80, Q है जी फर्ज करें 120, उससे बन गया R फर्ज करें 200। पोजीशन ठीक बना दी है ना। अब बताओ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। नजर अब समझ आ गई है? तो फ्यूजन हो रही है, इसको तो रिलीज करनी चाहिए। बेटा हु सेड के फ्यूजन हर वक्त रिलीज करता है? फ्यूजन अगर आयरन के लेफ्ट साइड पे हो तो रिलीज करता है, राइट पे हो तो एब्जॉर्ब करता है। यही तो बात आपने समझ ली है। फ्यूजन या फिशन हर वक्त एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करते। फ्यूजन और फिशन किस पोजीशन पे हो रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। अब जरा ये देखो ना, अगर फर्ज करें यहाँ पे आपके पास कोई एलिमेंट, उससे मसला नहीं है। फर्ज करें आपके पास A है 238, उसको आपने ब्रेक किया और उससे बन गया फॉर एग्जांपल B, और B आपके पास था 138 और उससे बन गया C और C था 100। बताओ इससे एनर्जी क्या होगी? ये फिशन है लेकिन अब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। हालांकि ये फिशन है लेकिन ये एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो बेटा फिशन अगर होगा आयरन के राइट साइड पे तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसमें एनर्जी, तो रियान ये तुम्हें किसने कहा कि फ्यूजन हर वक्त एनर्जी रिलीज करता है? तो फिशन और फ्यूजन दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और एनर्जी रिलीज भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशन। बेटा फिशन या फ्यूजन एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो आयरन के राइट पे हो रहे हैं या आयरन के लेफ्ट पे हो रहे हैं। अगर Fe56 के राइट पे होगा फ्यूजन तो वो अच्छा फ्यूजन नहीं है, वो एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं है, वो उल्टा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। आयरन के राइट साइड, इसीलिए
हाइड्रोजन के फ्यूजन से जब हीलियम बनता है सन के ऊपर तो एनर्जी रिलीज करता है। देखो वो किस पोजीशन पे आ रहा है बेटा, वो जो सन वाला रिएक्शन है उसकी पोजीशन नोट करो ना, कहाँ पे हो रही है, बिल्कुल शुरू में। तो आयरन से पहले फ्यूजन यूजफुल होता है, आयरन के बाद फिशन यूजफुल होता है। रेहान अगर तुमने एनर्जी लेनी है तो आयरन से पहले करवाना है तो फ्यूजन करवाओ, आयरन के बाद करवाना है तो फिशन करवाओ। अगर आप उल्टा करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। अब समझ आ गई बात? यस सर। बेटा करें, आप खुद ऑब्जर्व करें, जब दो मिलके एक बनाएंगे तो उससे एनर्जी, आप मुझसे जो पूछ रही है ना आप खुद उसको ऑब्जर्व करें। जैसे आपने रिएक्शन लिखे हुए हैं ना, तो उस पर आप देखें, बात सुने, जो भी रिएक्शन आयरन के टुवर्ड्स जा रहे हैं वो सब के सब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, जो भी रिएक्शन आयरन से दूर जा रहे हैं वो सब के सब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। आपने एक रूल याद रखना है, जो रिएक्शन जा रहे हैं लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी पे वो एनर्जी रिलीज करेंगे, जो हाई बाइंडिंग एनर्जी से लो बाइंडिंग एनर्जी पे जा रहे हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आप यूं याद रखो, जो आयरन के टुवर्ड्स जा रहे हैं रिएक्शन दोनों तरफ से, जो आयरन के टुवर्ड्स जाएंगे वो एनर्जी रिलीज करेंगे, जो आयरन से अवे जाएंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो पीक की तरफ जब रिएक्शन जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, वो सारे रिएक्शन जो पीक के टुवर्ड्स जाएंगे वो एनर्जी रिलीज करेंगे, वो सारे रिएक्शन जो पीक से अवे जाएंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमारा जो रूल बन गया वो बड़ा सिंपल बन गया कि ये कर्व है, जितने भी रिएक्शन दोनों साइड से, बेशक रिएक्शन इधर से आ रहे हैं बेशक रिएक्शन इधर से आ रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन एनर्जी क्या करेंगे, रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी, और उधर से भी अगर पीक के टुवर्ड्स जा रहे हैं रिएक्शन, जहरी सी बात है, रिलीजेस एनर्जी, और अगर दोनों साइड से उल्टे हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो एलिमेंट्स की पोजीशन लगा के आप देख सकते हैं कि रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, और आपका स्टैंडर्ड क्या होगा या रेफरेंस क्या होगा, Fe56। तो Fe56 के हिसाब से सोचना है, उसके टुवर्ड्स जा रहे तो एनर्जी रिलीज होगी, बाकी ये फिशन फ्यूजन का कोई चक्कर नहीं है। चलो अब आप लोग भाग सकते हो।